नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज हम लेकर के हैं मैथमेटिक्स का वीडियो, जो कि इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम 15-15 प्रश्नों का 2 सेट बना करके वीडियो आपको जो है सो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम को क्रैक करें, निश्चित रूप से बीएसएससी और बीपीएससी प्रधान शिक्षक और बीएसएससी जो आगामी नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को देखा करिए। एक से एक प्रश्न रहते हैं और सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रश्न होते हैं, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करना नहीं भूलिएगा। दूसरी बात देख लीजिए, यदि आप बीएसएससी और बीपीएससी का लाइव कक्षा करना चाहते हैं, लाइव कक्षा के जरिए आपको 3-3 घंटे की क्लास दी जाती है। 3-3 घंटों के बाद जो है उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। सारी चीज़ आपने इससे पहले करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा होगा, जबरदस्त वीडियो इससे पहले अपलोड किया हुआ था, आप निश्चित रूप से देखिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर दिए गए नंबर, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, व्हाट्सअप करके आप वहां से जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए, 2 अंकों की एक संख्या। सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। देखिए, अंकों का योग 8 मतलब यहाँ ऑप्शन से पकड़ लेंगे, सारे के अंकों का योग 8 है, मतलब कोई 4 में से एक है। ठीक है, अगर ऐसा रहता अंकों का योग जिसका 8 नहीं रहता तो यहीं पर कैंसिल कर देते, लेकिन सबका अंकों का योग 8 है। चलिए, अगर यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए, इस संख्या, ये जो संख्या दी गई है 4 ऑप्शन आपके, इसमें से ये संख्या हमारा, तो 18 घटाया जाए तो वह अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब 18 घटाइएगा, सब में से 18 घटाइए। देखिए, 44 में से 18 घटाएंगे आप, 44 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26, 26 8 34 44, और 26 को जब पलटिएगा तो 62 हो जाएगा। यानी अंकों का स्थान कहाँ बदला, ये 2 6 जगह 6 2 हो जाता है, यहाँ तो 44 है, नहीं बदला, ये बात खत्म, ये नहीं होगा। आइए 35 में घटा के देखिए, 35 में जब 18 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 को उलटिएगा तो 71 हो जाएगा। क्या ये देखिए इसका इससे पलट रहा है, नहीं पलट रहा है। 62 में से 18 घटा के देखिए, 62 में से 18 घटाइए कितना आ जाएगा, -18 करिएगा तो 62 में 18 जाएगा 44, 8 52 और 10 62 होता है, तो 44 हो जाएगा। और 44 को उलटिएगा 44 के 44 से रह जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये तीनों के तीनों खत्म, यानी ये ऑप्शन तो निश्चित होगा। अब आइए 53 में से 18 घटाइए, 53 में से 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 35, और 35 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। नहीं होगा, इसको रिवर्स मारिए तो 53 हो जाता है, नहीं होता है। देखिए 3 5 5 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अंकों का योग वाला रहे, घटाने वाला रहे, तो आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा देखिए, प्रश्न क्या कहता है आपको। दूसरा कहता है, एक घोड़ा जो है 40 मीटर लंबे और 24 मीटर आयताकार जो है घास के खेत के मैदान में एक कोने में गाड़ी गई खूंटी से जो है क्या है, बंधा हुआ है। ये देखिए आयताकार इस तरह का मैदान होता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये आयताकार, ये 40 है, ये 40 है, ये 24 होगा, तो ये 24 होगा ना। अब कहता है एक कोने में गाड़ी हुई खूंटी, कोना में खूंटी गाड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर गाड़ दिया गया, और यहाँ 14 मीटर लंबी रस्सी से बना, इसको 14 मीटर लंबी रस्सी से बना होगा, तो ऐसे घास चलेगा, ऐसे चलेगा, चारों तरफ चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, घूमेगा, क्योंकि यहाँ केंद्र बन जाएगा, ये यहाँ इसके चारों तरफ चलेगा। तो ये जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का ये चतुर्थ भाग हो जाता है, क्योंकि आयत जो होते हैं, आयत जो होता है और वर्ग जो होता है, उसमें थीटा का मान 90 डिग्री होता है। कोण जो होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो यही इसी भाग का निकालना है, इसी भाग का। किसका निकालना आपको निकालना किसका, देखिए इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये हुआ, ये इतना ही भाग का चलेगा, अंदर वाला भाग तो यही इसी भाग को चले, मतलब इस भाग का घास चलेगा नहीं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, तो 4 भाग, ये अगर इसको वृत्त के 4 भाग में ऐसे अगर मिलाइएगा आप, तो ये 4 भाग में एक ही भाग ये है। एक भाग के लिए आप करिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, निकाल लीजिए आराम से। 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1/4 तो 1/4 ही हो गया, पाई का मान तो 22/7 ही होता है, और आर स्क्वायर में आर कितना हो जाएगा, 14 × 14 हो जाएगा। आप इसी को हल कर लीजिए, आसानी से हल करिएगा। तो 7 दूनी ये 14 था, 7 दूनी 14, और 2 दूनी 4 2, फिर दूसरी काटिएगा 14 तो 7, और 22 7 154 पाई 154 क्या होगा, मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है तो लाइक कर दीजिए फटाक से, अगर समझ में आ गया हो तो आप कर लीजिएगा। बस 1/4 पाई आर स्क्वायर पर बैठाइए, जहाँ आर पाई का मान कॉन्स्टेंट होता है, 1/4 पाई का मान होता है 22/7 फिक्स है, और त्रिज्या कितना है 14 दिया, 14 मीटर रस्सी है, 14 × 14। अब इसको हल कर लेना, हल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, 154 ही आएगा। देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो कहता है इसकी परिधि 30 है। अनुपात में तो 3 में तो 3x लीजिए, 5 है 5x लीजिए, 7 है 7x लीजिए, ठीक है। और परिधि दिया, परिधि मतलब परिमाप होता है, तीनों भुजा का योग होता है। परिधि कहिए, परिमाप कहिए, तीनों भुजा का योग। तो सबसे लंबाई जो है, यानी लंबी भुजा या बड़ी भुजा की जो है लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, तो चूंकि परिमाप 30 है तो सभी भुजाओं का योग 30 हो जाएगा, तो 3x
प्लस 7x और प्लस 5x इज इक्वल टू कितना 30 कर लीजिए। तो गुना यहाँ देखिए, तो 7 5 12 3 कितना हो जाएगा 15x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी 15 दूनी 30, तो 2 x का मान 2 आया, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। कौन बड़ा हुआ सबसे ज़्यादा? 14 बड़ा है। 14 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सोच समझिए। आपको क्या ज्ञात करना, परिधि दिया हुआ है, और परिधि के लिए हम जानते हैं सभी भुजा का योग। तो 30 परिधि को ऊपर कर लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 7 को अगुना में सबसे बड़ा 7 है, 7 कर लीजिए। तो 30/15 अगुने कर लेंगे 7, तो 15 दूना 30, 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, परिधि परिमाप वाले में ऐसे निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, कितना मजेदार है। देखिए, शंकु से, चूंकि आपको पता है कि BSSC एग्जाम में शंकु से प्रश्न पूछे जाते हैं, गोले से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा पीछे प्रश्न, पीछे वाले जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक लंबवृत्ताकार शंकु है। शंकु जानते हैं किस तरह से बनता है? इस तरह का चित्र बनता है शंकु का, इस तरह का आकृतियां बनती है, इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की होती है शंकु की। इसको L बोला जाता है, इसको त्रिज्या बोला जाता है, इसको H बोला जाता है। नहीं, अब देखिए शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ 3 सेंटीमीटर आपको, और इसका क्या है, ऊंचाई दिया हुआ 4, ये ऊंचाई दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर। तो शंकु के वक्रधारिता, वक्रधारिता मतलब क्या होता है? मतलब वक्रधारिता मतलब हुआ वक्र सतह का क्षेत्रफल, और वक्र सतह के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है πRL, और πRL निकालने के लिए पहले आपको पाई दिया हुआ है, पाई का मान कॉन्स्टेंट होता है, त्रिज्या मालूम है लेकिन L तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, L निकालना होगा। और L कैसे निकालेंगे? तो L बराबर फॉर्मूला होता है, L बराबर √R² प्लस H²। R कितना है आपका अंडर रूट में? देखिए 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 और 16 25 हो जाएगा, और 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। L हमारा कितना निकल गया? 5। L निकल गया 5 आपका, और जब L 5 निकल गया तो अब ज्ञात क्या करना है आपको, सो बताइए। अब ज्ञात करना है किस चीज़ को? तो अब ज्ञात करना है आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल, जो कि कितना था πRL। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, R का मान हो गया कितना 3 रख दीजिए, और L का मान 5 रख दीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए। आंसर चूंकि पाई में ही दिया हुआ है तो पाई को पाई में ही रहने दीजिए, 3 5 15, और पाई आपका आंसर हो जाएगा 15 पाई, यानी बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए जल्दी से, फटाक से। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का 10% घटाया जाए, किसी संख्या से 10% घटाया जाए तो उसका परिणाम 1800 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10% घटाने का मतलब कितना है कि 90% का परिणाम ये परिणाम कितने का है? 90% का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, अगर 10% घटा देते हैं तो ये परिणाम कितना होता है? 90% का। 90% यानी 90% का यदि वैल्यू कितना है? 1800 है। 1800 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा बताइए? 1800/90। और इसीलिए अगर बात कीजिए 100% का, 100% 0 0 काट दीजिए, 9 दूनी 18 20 हो गया, और 20 गुने 100% के लिए 20 गुने 100, यानी कितना हो जाएगा? 2000 आपका सही आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो 90% हो जाएगा, 90% को आप कहिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा? 1800, यानी ये आपका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, दूसरा तरीका कि मान लीजिएगा एक कोई x है, x माइनस उसका 10% घटाइएगा, तो x का 10% बराबर कितना हो जाता है? 1800। तो बतवा वहीं जाएगा, करके देखिएगा इसको हल। 0 0 खत्म, 10 ये हो जाएगा 10x माइनस x बट्टा हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। अब फिर ये हो जाएगा कितना? ये 9x बराबर हो जाएगा 1800 गुने 10, काटिएगा 9 दूनी 18, 2000 फिर हो जाएगा, फिर 2000 आएगा आपका आंसर, 2000 आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, कितने मजेदार प्रश्न है। कहता है 9909 से ठीक पहले आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी है? पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और इससे पहले वाला, क्योंकि देखिए 99 100 जो होता है वो आपको कितना, 99 और 100 के वर्ग के बीच होता है। 100 का वर्ग 10,000 होता है ना 10,000, और 99 का वर्ग कितना होता है? 9801 होता है कि नहीं? 9801 होता है। इसके बीच का ये है 9909, ये इसके बीच का है 9909, यही ना 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच का है ये। तो आप देख सकते हैं कि 99 से पहले तो क्या होता है? ये 99 मतलब सबसे निकटतम 99 का वर्ग होगा। 99 का वर्ग 9801, तो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं 9801। अब दूसरा क्या प्रोसेस क्या हो सकता है इसका? तो आप 9909 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालिएगा, जोड़ा लगा दीजिए पहले, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, घटाइएगा तो 81 8, और कितना हो जाएगा? 18, 0 फिर हो जाएगा 9, फिर लगाइएगा 9 9 इधर जोड़ दीजिए, 18 हो जाएगा, फिर 9 से लगा दीजिए, एकदम 9 से एकदम लगेगा ही लगेगा, 9 से लगेगा, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, कितना हो जाएगा? 9 8
72 के 2 हासिल हो गया, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 थे 72, 8 80 के 0 हासिल कितना बचेगा 8, 9 के 9, 8 17 से 1 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 108 बच जाएगा इसमें से। 108 जो बच जाएगा शेष, इसी को इसमें से घटा लेना है, इसमें से किस में 9909 में से घटा लेना है 108 को, आपका आंसर आ जाएगा 9801, 9801 आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो सुविधा लगे, जो समझ में आए वैसे प्रश्न को बनाइए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए, पहले मान लीजिए 100 था, 25% बढ़ा मतलब 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया, तो मनुष्य को कितने प्रतिशत की कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो। अब ये कितना प्रतिशत कम, तो देखिए अब खरीदना कितना है, क्योंकि 100 का चीज़ 125 हो गया, तो यहाँ से घटाइए कितना कम है, ये 25 कम है। अब कितने से कम है 125 से, तो 125 नीचे कर लीजिए, गुने में 100 कर दीजिए, फटाक से 25 5 सवा सब 5 20 120% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो बताइए। देखिए इतने आसान तरीका से आपको सवाल बताया जाता है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है। 300 और 600, 300 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 4 और 6 से विभाजित होती है। सबसे पहले देखिए 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा आपको। ये ऐसे प्रश्न एक बार और हम बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में शायद था। 2, 4, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, और खूब पूछा भी जाता है, खूब पूछा जाता है। आप देखिएगा इस बार का रेलवे के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए ऐसे, इस टाइप के, मतलब यही नहीं सेम तो नहीं रहता, लेकिन संख्याएँ बदलती है सिर्फ। चलिए 2, 4 और 6 का लघुत्तम लगता है हमें 12 होगा, और 12 होगा तो 300 से लेकर के 600 के बीच में कितना संख्या होता है सो बताइए। 300 होगा, और 300 में जब आप 12 से भाग लीजिए तो लगभग 25 के आसपास आएगा, कितना आएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा सो बताइए। तो यही आपका एकदम आंसर हो जाएगा, कितना 25 ही आंसर होगा। अब देखिए चूंकि 25 इसलिए डायरेक्ट, अगर 26 होता, अगर 27 होता, अगर 24 रहता, ऐसे ऑप्शंस होते तो आपको समय लगता छांटने में। अब कैसे तब बनाते सो बताइए, तब कैसे बनाते, तो ये 600 अब माइनस 300 कर लेते तो आएगा 300 आएगा। अब यहाँ हमको देखना चूँकि 12 है तो 12 से 300 में भी लग रहा है, और 12 से 600 में भी लग रहा है। इनके बीच की संख्या हमको चाहिए था, तो इनके बीच में तो 300 आता है, और 300 में डायरेक्ट हम 12 से भाग लगा देंगे तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं होगा, सोचते 12 दूनी 24, अच्छे 0 12 60, हाँ 25 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार है। कहता है एक सामान्य गति की 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति 15 मिनट लेट हो जाता है, उसका सामान्य समय कितने मिनट का होगा। अब देखिए चूँकि एक बात समझ लीजिए, अगर 3/4 गति से जा रहा है तो 1/4 वो कम जा रहा है, पूरा जो उसका गति था, क्योंकि 4 भाग में 3 भाग की रफ्तार उसका सही है, तो 1 भाग की तो रफ्तार कम है उसकी, यानी 1/4 रफ्तार अगर मतलब कम करता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। यही नहीं कह रहा प्रश्न, यही है, स्पष्ट देख लीजिए। 1/4 का मतलब हो गया कि 15 मिनट लेट, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 15 गुने 4, 15 चौके 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं सो बताइए, क्लियर हुआ, तो 60 मिनट उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब 60 का अगर 3/4 निकाल लीजिए तो 3/4 तो 15 या 45 मिनट में जाएगा, मतलब 15 मिनट लेट होना है 3/4 से जाएगा तो, और 1/4 कर दीजिए 60 का तो वो कितना हो जाएगा फिर 15 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्लियर कर पाएंगे, तो 60 मिनट इसका सही आंसर होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए बीपीएससी एग्जाम में इसी बार पूछा गया है, ठीक इसी तरह का चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए थे। अब चूंकि सम चतुर्भुज कोई भी हो, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह का आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण दिए हो इस तरह से, पहले विकर्ण और ये दूसरे विकर्ण, एक विकर्ण 35 दिया हुआ है, एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण आपको 35 दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण कितना दिया 24 मीटर दिया हुआ है, 24 कितना दिया हुआ है 24, ठीक है 24 मीटर दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र ही होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना वर्ग मीटर में 1/2 गुने पहला विकर्ण d1 गुने d2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2 गुने हो गया 35 गुने हो गया 24। अब दूसरा भाग लगा दीजिए, 12 दूना 24, और 35 गुने 12 कितना होगा, 35 दहाई के कितना होता है 350, और हो जाएगा 70, यानी लगभग 420 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 420 आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, एकदम याद रखना, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा, इसी बार आप देखे होंगे 67वीं बीपीएससी का जो हुआ है री एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 12 मीटर, 4 मीटर और कितना है 3 मीटर है। आप जानते हैं घनाभ किस तरह का होता है, घनाभ जो होती है इस प्रकार से उसकी आकृतियाँ बनती है घनाभ की। आप ध्यान से देख लीजिए और एकदम एग्जैक्ट रूप से ऐसे बनाइए, मिला दीजिए इस विकर्णों को, ये विकर्णों को मिला दीजिए, ये आपका लगभग एग्जैक्ट मान लीजिए ये घनाभ बन गया। अब कहता है कि घनाभ की लंबाई 12 दी गई है, चौड़ाई 4 दी गई है, और ऊंचाई 3 मीटर दी गई है, इस तरह से दिया गया इस तरह से, ठीक है।
अब कहता है कि अधिक से अधिक, उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उसमें रखा जा सके। तो लंबा बांस तो कभी भी आप घर में कैसे रखते हैं, सो कोना कोनी रखेंगे तभी लंबा होगा, इस कोना से लेके इस कोना तक ये लंबाई होगा। इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम विकर्ण कहेंगे। और विकर्ण जो इस प्रकार की जो लंबाई होती है, सबसे अधिक लंबे बांस जो होता है विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, विकर्ण के फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण के लिए होता है √L² प्लस B² प्लस H²। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है उस सभी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। लंबाई कितना दिया, 12, 12 के स्क्वायर। चौड़ाई कितना दिया, 4, 4 के स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया, 3, 3 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 12 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 144, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, सो बताइए कितना आ जाएगा। सबको जब आप जोड़िएगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल निकालिएगा बाहर तो 13 हो जाएगा आपका सही आंसर। कितना आएगा, 13 मीटर आपका 100% सही जवाब होगा। आई बात समझ में। तो 13 मीटर आप इस तरह से आप सवाल प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 44 दी गई है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुभुज का मतलब हो जाता है जिसमें बहुत सारे भुजा हो। इस तरह से मान लीजिए ये आपको बहुभुज के आकृति हो गई इसकी, ये आकृति बहुभुज का लग रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से होगा। अब जितने भी ये शीर्ष दिख रहे हैं इन सभी शीर्षों को एक दूसरे को मिला दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण। ऐसे मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर इस शीर्ष से लीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको लीजिए, फिर यहाँ मिला दीजिए, इसको फिर यहाँ मिला दीजिए। इस तरह से मतलब अब और भी बच जाएंगे। यहाँ से देखिए इसको ये मिलाना बचा हुआ है, यहाँ से फिर ये मिलाना बचा हुआ है। तो इस तरह से इसको कहते हैं विकर्णों की संख्या। तो ये विकर्ण जो आपके दिए गए हैं तो विकर्ण की संख्या 44 है। इसके लिए फार्मूला होता है NC2 - N, नीचे में हो जाएगा 2 और ये जो है इस तरह का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। इसको यही बराबर हो जाएगा 44। अब जो इसको करिएगा तो n × n - 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 और गुने 2 में से 1 गया तो 1। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 दिखते, 3 माइनस घटा करके 3 2 1 इस तरह से। अगर 4 रहेगा यहाँ पर मान लीजिए तो 4 3 2 1 ऐसे नीचे में लिख रहे हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। इसको हल करिएगा तो n × n² - 2n - n और नीचे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 44। अब इसको हल करिएगा तो n² - 3n, n बराबर 44 दूनी 88 हो जाएगा। 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, ये 88 हो गया आपका। अब इसको देखिए, इसको हल करिएगा तो n² - 3n - 88 बराबर 0। अब इसको जब आप देखेंगे, इसको आप अगर हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, सो देखिए ये एक प्रकार का फैक्टर बन गया, पहला गुनी दूसरा और जो तीसरा जो घटा के दूसरा होता है ना, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो 11 और 3 फैक्टर होगा, -11 और +3 का फैक्टर होगा +8 का, सॉरी +8 का। 11 और 8 में 11 × 88 हो जाएगा और 11 8 हो गया तो 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ आपका -11 है तो 11 जाएगा प्लस में चला जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा 11 वाला, ठीक है। इसको तोड़ लीजिएगा, पहला गुना तीसरा जो घटा के दूसरा पर, तो ये आपका आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज की संख्या 11 जब संख्या होंगी तो विकर्णों की संख्या 44 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर जो है सो आपका 13 नंबर क्या कहता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब जरा समझिए, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। जितना गुनी की बात हो तो जितना गुनी, कितना गुनी की बात कर रही है, 2 गुनी और 3 गुनी की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 2 गुनी और कितने वर्षों में 3 गुनी। तो ध्यान देना यह है हमको कि 2 गुनी हो रहा है कितने दिन में, तो 2 गुना मतलब 2 - 1 बट्टा 8 वर्ष लग रहा है इसमें। तो 3 गुना होने के लिए 3 - 1 बट्टा कर देना है कितना, प्रश्नवाचक चिन्ह या x मान लीजिए, x वर्ष चाहिए। यानी समझ में आया। ध्यान दीजिए क्या है कि यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जितना गुनी 2 गुनी कह रहा था तो हमने 2 में से 1 घटा दिया, और 3 गुनी कह रहा है तो हमने 3 में से 1 घटा दिया, और 2 गुनी में 8 वर्ष लगते हैं तो नीचे 8 वर्ष दे दिया, और 3 गुनी में हमको समय ज्ञात करना है तो यहाँ हमने x डाल दिया और क्रॉस गुना कर लीजिए, कोना कोनी 1/8 बराबर 2 कितना x, कोना कोनी गुना की जगह x बराबर 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष में 8 वर्ष में 2 गुनी तो 16 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 वर्ष में, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 14 नंबर देख लीजिए। प्रश्न ये कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि रमेश ने अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विद्यालय जाता है। कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपनी गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटा कर दे कि वह 15 मिनट में पहुंच जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा सवाल को। पहले तो दूरी हमको ज्ञात करना होगा। पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 20 मिनट जाता है, और ज्ञात करना है कितना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही हमको ज्ञात करना है कि कितना किलोमीटर कर दे, चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहले स्थिति में 12 किलोमीटर जाता है और 20 मिनट लगता है, तो क्या होता है दूरी बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय।
अब आपका चाल कितना सो बताइए, चाल है 12 और समय कितना है 20 मिनट, तो 20 आप बट्टा कर दीजिएगा 60। अब कहिएगा 60 क्यों, ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, ये किलोमीटर घंटा में ही है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी घंटा में, इसको बदल दिए। अब काटिए 12 पंचे 60 हो गया, अब 5 चौके 20 हो गया, यानी 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगला स्थिति में क्या होगा, 4 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है, और यहाँ समय लगना है 15 मिनट चाहिए, तो 15 मिनट दूरी। अब निकालना है हमको चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बट्टा समय, समय हो गया 15 मिनट। अब मिनट को चूँकि क्या करना है, घंटा में बदलना है, तो 60 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुने 60, अब बट्टे हो जाएगा 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार से चलेगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो 15 मिनट पहुंच जाएगा, और 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो वो कितना, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब पूछा जाता है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बस कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न को इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो इतना से भाग देने पर सीधा सीधा जो आपका शेषफल है पहले दिया हुआ है उसी में भाग लगा दीजिए, जो भागफल आपका दिया हुआ, जिससे भाग लगाना है, भाजक दिया हुआ दोबारा में, उससे तो 17 कम 17 हो जाएगा, घटेगा तो 2 शेष होगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आसानी से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। आइए अगला सवाल नंबर 16 देखिए क्या कहते हैं। एक रंगीन टीवी है, एक रंगीन टीवी है जिसका जो 13,440 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें विक्रय मूल्य कर शामिल है, यानी टैक्स के साथ। टीवी सेट का लागत 12,000 हो तो विक्रय मूल्य की दर क्या है। अब देखिए समझिए ज़रा सा, 12,000 रुपया आपका क्रय मूल्य दिया हुआ, खरीदा 12,000 में, खरीदा कितना में, 12,000 में, और बेच कितना में रहा है, 13,400 में। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, तो 13,440 रुपया। तो कितना का डिफरेंस है, सुन देखिए, तो 1,200 कितना 40 का डिफरेंस है, यही होगा नहीं, 12 1 13,000 और 240 रुपया और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 1,240 रुपया ये बढ़ा। तो ये कितना पर बढ़ा है, तो 12,200, सॉरी 12,000 है, 200 कहाँ है, सीधे 12,000 है ना, सीधे 12,000 है, सीधे 12,000 है, 13,440, तो ये कितना हो जाएगा 1,440 हो जाएगा, 440 होगा, यस 440, ठीक है। 1,440 रुपया ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो गया। ये क्या हो गया, 1,440 रुपया ये टैक्स ले रहा है, उसमें लाभ भी ले रहा है, दोनों चीज़ इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये कहता है आपको विक्रय मूल्य की दर ज्ञात करना, परसेंटेज की, कितना लाभ ये हुआ, कितना लाभ लिया है। तो ये 1,440 रुपया बट्टे 12,000 गुने 100 कर लीजिए, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, यही होता है प्रतिशत लाभ के लिए। तो ये हो गया, आप 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 और 2 0 और काट लीजिए, अब काट दीजिए, 12 बढ़िया 144, 12% का लाभ हो, एकदम सिंपल 12% का लाभ हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो फटाक से लाइक करिए और शेयर करिए। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, 2 साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 रुपया और 10,500 रुपये निवेश करती है। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। पहले इन दोनों को काट लीजिए, ये अनुपात में काट लीजिए, ये 0 0 खत्म हो गया, ये 90 है और ये कितना है 105 है, तो 15 छक्के 90 और 15 7 105 होता है, 6:7 के अनुपात में। क्लियर है। अब देखिए कहता है द्वितीय साझेदार को चाहिए, अनुपात में आपका निवेश किया 6:7 में, तो लाभ भी होगा 6:7 मिलेगा, तो 6500 रुपया को 6:7 में अगर बांटेंगे, 6 7 13 रेशियो में बांटना, टोटल 13 अनुपात हो गया। ये अनुपात का रेशियो कितना हो गया 6:7, मतलब टोटल 13 भाग में बांटना है, इसको 13 भाग में बांट देना। और कौन भाग चाहिए, द्वितीय वाले को चाहिए, द्वितीय का 7 है, 7 अनुपात है, इस भाग ले 13 5 65, 500 5 7 3500 रुपया द्वितीय को होगा और 3,000 रुपया प्रथमा को होगा, ठीक है। 6 और 7 के अनुपात में 3500 रुपया हो गया। यदि आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो बनेगा उस रेशियो के कुल को नीचे रखना है और जिसका ज्ञात करना उसको गुना कर लेना है, बात खत्म हो जाएगा आराम से। अगर इसी में कहता कि प्रथम साझेदार को कितना मिलेगा तो यहाँ गुना कर देते 6 से, 6 5 3,000 हो जाता, सीधा क्लियर हो जाता। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना खर्च करता है 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। 75 खर्च करता है तो 25 जमा करता होगा, कोई दिक्कत नहीं, 25% जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब बताइए कोई अगर 100 रुपया आमदनी करता है तो 75 रुपया खर्च करता है तो 25 रुपया, यानी 75 रुपया खर्च हो गया, 25 रुपया बचाता होगा इसमें। यदि इसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 120 हो गया
ये 120 हो गया। तो इसका जब 75% खर्च करेगा 120 का, तो निकाल लीजिए 120 का 75%, 120 गुने 75 बट्टा 100 कर लीजिएगा। 25 तिये 75, 25 चुके 100, 4 तिये 12, 30 तिये 90 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 90 रुपया खर्च करेगा और कितना बचाएगा, तो 30 रुपया बचत करेगा। अब क्या कहता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। अब बताइए, पहले बचत कितना हो रहा था 25, अब बचत कितना हो रहा है 30, तो बचत में कितना वृद्धि हो रहा है जरा समझिए। अब बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5 की वृद्धि हो रहा है। कितना पर वृद्धि हो रहा है, 25 पर वृद्धि हो रहा है। और गुने में कितना कर देना 100, तो 25 चौके 100, 5 चौके 20% आपका वृद्धि हुआ। आपका आंसर कितना रहेगा 20%। आपको सिर्फ बचत में वृद्धि करना है, तो बाकी सबसे कोई लेना देना ही नहीं है, बचत को देखना है। 25 है 30 हो गया, 25 से 30 हुआ कितना बढ़ा 5 बढ़ा, और किस पर 25 पर बढ़ रहा 30, 25 से 25 बट्टा में कर दीजिए, गुना कर दीजिए 100 से, 25% यानी 20% वृद्धि हुआ। आपका ये सही आंसर होगा। आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि है, परिधि यानी परिमाप, वृत्त होता है मान लीजिए इस तरह से, और परिमाप मतलब चारों तरफ का घेरा का जो लंबाई होता है यही परिमाप होता है। ये 4p दिया हुआ 4p, और एक दूसरा वृत्त है मान लीजिए, एक इस थोड़ा सा बड़ा वृत्त रहा होगा, और इसकी जो परिधि दी गई है वो कितनी दी गई है, ये 8p दिया हुआ है। अब जरा समझिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है 2πr फॉर्मूला होता है, और इसका भी फॉर्मूला 2πr ही होगा। अब 2πr तो 2π तो कांस्टेंट ही है, यानी r पर डिपेंड करता है। ये अगर r है तो ये 4p हुआ, और तो ये 2r रहा होगा तो दुगुना हो गया होगा r, तो 8p हो जाएगा। बस जो ये 2π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हटा दीजिए, ये इससे दुगुना है, दुगुना है मतलब त्रिज्या दुगुना रहा होगा, सीधा बात है। और जब त्रिज्या दुगुना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्षेत्रफल क्या होता है πr², जब πr² है तो ये होगा, और जब पाई और 2r का स्क्वायर कर देंगे, दुगुना होगा त्रिज्या तो 2r का स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा ये, और गुने हो जाएगा 4r², तो कुल मिला क्या हो जाएगा ये 4πr² हो जाएगा। तो ये देखिए कितना गुना हो जाएगा, ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका ध्यान दीजिएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले था πr², अभी कितना हो गया 4πr², मतलब 4 गुना। आपका सही आंसर सी हो जाएगा 4 गुना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो बताइए। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई दिक्कत हो तो, समझने में कोई दिक्कत हो तो। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछा गया है और खूब पूछा भी जाएगा आगे। सवाल कहता देखिए, सवाल है कि एक खंभा का 3 बट्टा जो है 3 बट्टा कितना 3/5 भाग 2/5 है, 2/5 भाग कीचड़ में है, और 3/10 भाग 3/10 भाग पानी में है, और 3 मीटर शेष है। सबसे पहले ये दोनों को जोड़िए, जो भाग कीचड़ में है और पानी में जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो आप लघुत्तम लीजिएगा, 5 10 का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 7/10 आ जाएगा, 7/10। इसको ध्यान में रखना। देखिए 7/10 आ गया। अब 10 भाग है टोटल, अगर 10 मान लीजिए बांस है तो 10 टुकड़ों में अगर विभाजित करेंगे तो उसमें से 7 टुकड़ा पानी में और उसमें गिरा हुआ है, बचा कितना 3 टुकड़ा। अब यहाँ देखिए 3 टुकड़ा के बराबर यानी 3/10, 10 में 3 बचा है, 3/10 का वैल्यू जो ऊपर है वो 3 मीटर ऊपर में है। इसी को हल करिएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, 10 मीटर बांस की कुल लंबाई हो गई। कितना हो गया 10 मीटर कुल लंबाई हो जाएगी। 10 नंबर ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल। देखिए यानी 4/7 कीचड़ में है, पानी में है, तो 4/10 तो 3/10 बच गया, और 3/10 की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है। इसी को आप हल कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।